गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इस सत्र की सेकंड क्लास होने जा रही है और हमने पिछली क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट एक इतिहास भाग से उठा लिया था। हम उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ रहे थे और मैंने आपको फ्रांस का जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में और फ्रांस की राज्य क्रांति की जो प्रमुख कुछ कारण थे उनके बारे में बताया था और मैंने कहा था कि मैं तात्कालिक कारण आपको बाद में बताऊंगी। अब आप तात्कालिक कारण बोल दीजिए उसको या फिर उसकी घटनाएं बोल दीजिए, एक ही मैटर बनता है और एक ही बात आ रही है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रांस की आज का जो शिक्षण बिंदु है वो है हमारा फ्रांस की राज्य क्रांति की प्रमुख घटनाएं और परिणाम। बेटा देखो, क्रांति का जो आरंभ हुआ था एस्टेट जनरल में थर्ड वर्ग एक मैंने आपको बताया था ना, समाज 3 भागों में विभक्त था। तो तीनों जो स्टेट थे उनके जो तीनों स्टेटस थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, तीनों वर्ग में से क्या होता था, तीनों वर्ग की जो मीटिंग की जाती थी वो अलग अलग की जाती थी। तीनों वर्ग का अलग अलग मीटिंग होती थी और उसमें प्रथम 2 वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, परंतु जो तृतीय वर्ग के लोग थे उनको किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। तो एक कालांतर में मतलब जो लुई 16वां था तो उसने सोचा कि एक संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा और संयुक्त अधिवेशन की मांग तीसरे वर्ग के द्वारा उठाई गई। जब तीसरा वर्ग जो कि जन सामान्य वर्ग था, जिसमें मजदूर, डॉक्टर, बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग, महिलाएं इत्यादि आती थीं, उस वर्ग ने क्या कहा, उसने कहा कि मीटिंग क्या होनी चाहिए, संयुक्त होनी चाहिए। असेंबली की जो मीटिंग होनी चाहिए, विधानसभा की जो मीटिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बच्चों, एक साथ होनी चाहिए और उसमें सभी वर्ग के मेंबर होने चाहिए। क्योंकि प्रथम और द्वितीय वर्ग को विशेषाधिकार थे ना, तो तृतीय वर्ग में जब बुद्धिजीवी वर्ग आया तो उसने क्या किया, उन्होंने विरोध कर दिया। अब जो जनसामान्य वर्ग था वो उसका उन्होंने विरोध किया और प्रेशर बनाया। किस पर प्रेशर बनाया, लुई 16वां जो उस टाइम का शासक था। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, लुई 16वें पर बहुत ज़्यादा उन्होंने दबाव बनाया। लुई 16वें की जो रानी थी है ना, एंटोनेट, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा खर्चीली, बहुत ज़्यादा विलासी प्रवृत्ति की थी और उसने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को एक गड्ढे में डाल दिया था जहाँ से उभरना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो क्या हुआ, जो तृतीय वर्ग के लोग थे उन्होंने राजा पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया। इसके फलस्वरूप राजा ने क्या कहा, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाने की हामी कर दी। अब जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाना था उसमें तीनों ही वर्ग के लोग शामिल हो गए, परंतु उसमें भी उन्होंने भेदभाव किया। तृतीय वर्ग में जो मतलब बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि थे वो प्रथम वर्ग के और द्वितीय वर्ग के समान ही आ रहे थे। अब उन्होंने जब अधिवेशन हुआ, अधिवेशन की पूर्णतः मांग करी और अधिवेशन करना चाहा, परंतु सरकार ने क्या करा कि इसकी आवश्यकता होने के बाद भी इसकी अवहेलना कर दी। जो प्रथम और द्वितीय वर्ग थे उन्होंने इसकी अवहेलना कर दी और उनके साथ उस असेंबली में भी दुर्व्यवहार हुआ। परिणाम स्वरूप जो जनता थी उसमें से क्या हुआ, कुछ क्रांतिकारी लीडर्स निकल के सामने आए जिनमें रॉबेस्पियर और नेपोलियन बोनापार्ट का नाम प्रमुख है। इन लोगों ने मिलकर एक मानस बना लिया, एक उद्देश्य बना लिया कि किसी भी प्रकार हमें एक तो निरंकुशता को खत्म करना है, दूसरा ये जो विशेषाधिकार है प्रथम और द्वितीय वर्ग के द्वारा, इनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा है जनता का, उस शोषण की समाप्ति हमें करनी है। ठीक है, एक कहानी की जैसे आप इसको समझना चाहो, एक इमेज करो उस टाइम के समय का क्या स्थिति हुई थी। तब उन लोगों ने कुछ बातें ऐसी रखी, तो उन लोगों ने निश्चय किया, एक टेनिस कोर्ट की घटना हुई थी, टेनिस कोर्ट की शपथ। तो ऐसे वो टेनिस पर हाथ रख के शपथ नहीं ली थी, एक टेनिस कोर्ट नामक एक जगह थी, वहाँ पर तृतीय असेंबली जो थी, तृतीय जो स्टेटस था, तृतीय वर्ग जो था, उसके लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए। उन लोगों ने शपथ ले ली, है ना। इनका एक जनमानस में से एक लीडर था मिराबो करके, तो इन लोगों ने वहाँ जाके शपथ ले ली कि जब तक हम निरंकुशता को समाप्त नहीं कर सकते, इस निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति नहीं कर देते अथवा फ्रांस में स्वतंत्रता समानता की भावना नहीं भर देते, हम अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक हम क्या करेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम ये शपथ लेते हैं। अब इन लोगों ने यहाँ पे शपथ ले ली कि हम सब एक हैं और हम इस निरंकुशता का, इस सामंतवाद का, इस कुलीन वर्ग के अत्याचारों का, विशेषाधिकारों का समापन करके ही दम लेंगे। इन्होंने टेनिस कोर्ट पर ये शपथ ली थी, इसलिए इस घटना को टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। फिर
इन राष्ट्रीय सभा को मान्य था। अब ये टेनिस कोर्ट पे शपथ ली तो जो लुई 16वां था, यहाँ पे टेनिस कोर्ट की शपथ हो गई इनकी। इसके पश्चात जो लुई 16वां था उसने क्या करा, राष्ट्रीय सभा को मान्यता प्रदान कर दी और तीनों ही वर्ग के लोग उसमें शामिल होने हो गए। लेकिन प्रथम और द्वितीय वर्ग के द्वारा इसका विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त थे टाइल और टाइल्स पर, टाइल्स जो था वो एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि चर्च वसूल करता था, पोप इत्यादि वसूल करते थे, वो कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार वालों लोगों को नहीं देना पड़ता था। और टाइल एक वाणिज्यिक कर था, उससे भी द्वितीय वर्ग के जो लोग थे, कुलीन और सामंत वर्ग के लोग, वो आज़ाद थे, वो भी आम जनता को और मजदूर वर्ग वगैरह को ही देना पड़ता था। तो जब राष्ट्रीय सभा को मान्यता प्रदान कर दी, लुई 16वें ने दबाव में आ गया ना, आर्थिक व्यवस्था गिरी हुई थी पूरी तरीके से, आर्थिक व्यवस्था से उबरने के लिए लुई 16वें ने उसको मान्यता प्रदान कर दी। और जो लुई 16वें ने मान्यता प्रदान कर दी, जो तो प्रथम जो दो वर्ग थे वो भी लुई 16वें के खिलाफ हो गए और क्रांतिकारी वर्ग को शुरू से ही खिलाफ था। इसी समय क्या हुआ, जब इसको मान्यता प्रदान कर दी, परंतु जब इनका विरोध हो गया तो जो जनता थी जो एकत्र हुई, उसने बास्तिल नामक दुर्ग था, बास्तिल किसका दुर्ग था, जहाँ पर कि फ्रांस का राजा और रानी रहते थे। बहुत भव्य विशाल महल था जिसकी शान शौकत पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च उस समय किए जाते थे। तो बास्तिल का जो बेटा फ्रांस की जो राज्य क्रांति है ना, वो बहुत ही असमंजस वाली क्रांति थी। अब देखो उसमें जब क्रांति हुई तो लोग बाग क्या हुआ, बास्तिल के दुर्ग में प्रवेश कर गए। वहाँ जब दुर्ग में प्रवेश कर गए तो उन्होंने एक सैन्य ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। किसने? जनता ने। जनता में ना क्रांतिकारी, जो जनता को उस टाइम पे क्रांतिकारी कहा जाता था, तो उस जनता ने उस दुर्ग को नेस्तनाबूद कर दिया। अब उसी में जो राजा था और जो रानी थी उनको फांसी की सजा। अब देखो कोई भी क्रांति जहाँ पे फांसी की सजा दी, तो अब जब उनको फांसी की सजा दी गई तो दूसरे जो राष्ट्र थे उनको भी क्या टेंशन हो गई, जहाँ पे राजतंत्र था कि इस तरीके का विरोध वहाँ पे हुआ है तो हमारे देश में भी ऐसा होगा। तो उन लोगों ने भी क्या सोचा, उन लोगों ने सोचा कि किसी भी तरीके से हमको फ्रांस के कुलीन वर्ग का साथ देकर, सामंत वर्ग का साथ देकर इस क्रांति को दबाने में मदद करनी चाहिए। तभी जो जनता का जो वर्ग था, इसमें से नेपोलियन बोनापार्ट और रॉबेस्पियर की उत्पत्ति हुई और उन लोगों ने लीडरशिप को बना लिया। नेपोलियन बोनापार्ट जो था बहुत ही एक जनता का लीडर जिसको हम बोल सकते हैं, क्रांतिकारी सेना का लीडर था, जिसने कि राजतंत्र की समाप्ति करके एक गणतंत्र का जो स्थापना करी, अधिनायकवाद जिसको बोल रहे, डिक्टेटर जिसको हम बोल सकते हैं, तानाशाह जिसको बोल सकते हैं, उसकी उत्पत्ति करी थी। अब देखो बास्तिल दुर्ग का पतन कर दिया गया, राजा रानी को मौत की घात उतार दिया। फलस्वरूप क्या हो गया, राजतंत्र का जो समाप्त हो गया, तो लुई 14वां था, लुई 15वां था और लुई 16वें की समाप्ति हो गई। यानी राजतंत्र का शासन वहाँ समाप्त हो गया और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई। अब देखो, अब ये जो क्रांति थी हमने पढ़ा, जो हमने पिछला वाला वीडियो पढ़ा था उसमें भी हमने ये सब पढ़ा था कि इस क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को उदित कर दिया, क्योंकि बहुत से देश थे उस समय, वहाँ पर भी क्या था, राजतंत्र था और वहाँ पे भी निरंकुश राजतंत्र था। तो जब फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त किया जा सकता है, सामंतवाद परंपराओं को समाप्त किया जा सकता है, तो अन्य राष्ट्रों में भी क्या सोचा गया कि ये चीज़ें समाप्त की जा सकती हैं। तो हमको यहाँ तक समझ में आ गया, सन वगैरह आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि किस किस के जो परिणाम हुए वो क्या हुए। जो फ्रांस की राज्य क्रांति थी ना बेटा, इसके परिणाम क्या हुए, ये परिणाम है यहाँ पर परिणाम। अब परिणाम क्या हुआ था कि मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो ज्ञान मिला है वो हमें कहाँ से मिला है, वो हमें फ्रांस की राज्य क्रांति से मिला है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स में स्वतंत्रता, समानता को जो महत्व दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य और बंधुत्व को जो महत्व दिया गया है, वो सब कहाँ से मिला है हमको, फ्रांस की राज्य क्रांति से मिला है। प्रजातंत्र का विकास हुआ। अब बताओ प्रजातंत्र का विकास कैसे हुआ बेटा, क्योंकि फ्रांस में जो राजतंत्र था वो निरंकुश राजतंत्र हो गया था और राजा पर भी प्रथम स्टेटस और सेकंड, जैसे प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग का प्रभाव जमने लगा था। तो जब निरंकुश हो गया था वो, तो वो अपने अत्याचार बढ़ा रहा था और इन अत्याचार के फलस्वरूप राजतंत्र की समाप्ति करी। राजतंत्र की समाप्ति के पश्चात क्या आया, गणतंत्र आया, प्रजातंत्र आया, जहाँ पर कि जनता के अधिकारों का उल्लेख किया गया, जनता को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ विशेषाधिकार जो गवर्नमेंट के पास होते थे वो समाप्त करके समानता को महत्व दिया गया, तो प्रजातंत्र का विकास हो गया।
अब देखो विकास को बल मिला। विकास को कैसे बल मिला? हमने पढ़ा था कि बास्तिल का दुर्ग था, जो रानी एंटोइन थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा खर्चीली प्रवृत्ति की थी, बहुत ज़्यादा वेस्टेज करती थी, तो उस चीज़ पे रोक लगी। प्लस विकास, जैसे विकास यानी कृषक को, क्योंकि तृतीय वर्ग में कौन लोग थे? कृषक, मजदूर, जुलाहे, शिक्षक, बुद्धिजीवी, तो ये तृतीय वर्ग था। इसमें जो मजदूर, कृषक इत्यादि थे, इनको इनकी सुविधाओं का और इनको बहुत सी जो आवश्यकताएं थी इनकी, उनकी पूर्ति की गई और ये लोग किस और इनको सुविधाएं दी गई, तो क्या हुआ? विकास हुआ। वहाँ पे उद्योग धंधों को बल मिला, विज्ञान को बल मिला, साहित्य को बल मिला, लेखन को बल मिला और हर चीज़ में उन्नति को बल मिला। किसके फलस्वरूप? फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप। फिर पुरातन प्रथा की समाप्ति। पुरातन प्रथा क्या थी? पुरातन प्रथा बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, जैसे कि जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, जो सामंत वर्ग के लोग होते थे, जो नौकरशाह होते थे, वो क्या होते थे? वो बिना योग्यता के जन्म के आधार पर ही बनाए जाते थे। एक पुरातन प्रथा ही चली आ रही थी, है ना। तो उस पुरातन प्रथा का इसमें समाप्ति हो गई। इसमें क्या हुआ? इसमें योग्य व्यक्तियों को स्थान दिया जाने लगा। सही आ गया यहाँ तक समझ में? पुरातन यानी पुरानी, है ना। अब है सामंतवाद का अंत। आपको हमने देखा कि क्रांति में किस प्रकार सामंतवादी प्रवृत्ति थी। वो राजाओं की, महाराजाओं की चहेती प्रवृत्ति थी और वो जनता के विरोधी प्रवृत्ति थी, है ना। सामंत कुछ ऐसे कार्य करता था जिससे कि राज का हित और उसके स्वार्थों का साधन हो, जबकि वो जनता के हितों की अवहेलना करते थे। तो जब क्रांति का अंत हुआ, क्रांति हुई किसके खिलाफ थी? लोगों के खिलाफ थी। जब क्रांति समाप्त हुई तो सामंतवाद तो समाप्त हो नहीं है, ठीक है। व्यापार कर टाइल पर एकाधिकारी की समाप्ति हो गई। व्यापार कर टाइल जो कि सामंतवाद लेते थे और कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग इस कर को नहीं देते थे, जबकि जो इन्वेस्ट करते थे या प्रॉफिट जिनको होता था वो उन्हीं वर्गों को ज़्यादा होता था। तो जो व्यापार कर था टाइल पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। टाइल नामक जो व्यापार करता वो अब सभी पर समान रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीयता की भावना का उदय मैंने आपको अभी बताया था कि क्रांति हुई, क्रांति के प्रकार बाद व्यक्ति जागरूक हुए, आम नागरिक जागरूक हुए, तो उनमें क्रांतिकारी की भावना, राष्ट्रीयता की भावना आ गई। राष्ट्रीयता मतलब कि हमारी राष्ट्र किस प्रकार उन्नति करे, किस प्रकार हमारा शोषण नहीं हो बल्कि हमको पोषण मिले और हम राष्ट्र की उन्नति करें। यहाँ पर भी राष्ट्रीयता और यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो गया। राजा के दैवीय अधिकार मान्यता की समाप्ति। हमने पढ़ा था कि लुई 14वां कहता था मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे द्वारा कहे हुए शब्द क्या है, कानून है। तो इस तरीके की बातें जब राजा करता है, यानी राजा में किसका तत्व देखा जाता था? देवत्व का तत्व देखा जा रहा था। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप राज्य के दैवीय अधिकारों की मान्यता को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो नागरिक चुना जा रहा था वो जनता में से जनता का लीडर चुना जा रहा था। प्रजातंत्र को महत्व दिया गया, राजा में देवत्व के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। सैन्यवाद का विकास। अब देखिए जब क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी किसको बोला जा रहा था? मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, जो जनता थी, जन थे, उनको क्रांतिकारी बोला जा रहा था। तो वो जो जन क्रांतिकारी थे उन लोगों ने एक नियम बना लिया कि सेना में या सैन्य विभाग में हम तब तक रहेंगे जब तक कि पूर्णतः हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाते। मतलब एक अनिवार्य सैन्यवाद को विस्तार मिल गया कि जब तक हम खुद सैन्य नहीं होंगे, हम अपने हितों के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकती, तब तक हमें समानता नहीं मिल सकती, हमें अधिकार, यहाँ तक कि हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार किसी भी देश के अंदर एक सैन्यवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया, जिसमें सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। इसके पश्चात है अधिनायकवाद का उद्भव। देखो बेटा, अब आपको होगा मैडम प्रजातंत्र, राजा का राजतंत्र समाप्त कर दिया, तो ये अधिनायकवाद क्या होता है? अधिनायक यानी लोगों का नायक, यानी लीडरशिप। अब लीडरशिप कौन? अब जब क्रांति हो रही है, जनता क्रांति कर रही है, आज अपन लोग तो पूरी क्लास चलते थे, क्रांति नहीं कर सकते, हम में से किसी को लीडरशिप अपनानी पड़ती है, कैप्टन होता है। इसी प्रकार वहाँ पर भी अधिनायकवाद का उद्भव हुआ, यानी अधिनायकवाद। जैसे कि हमने रॉबेस्पियर पढ़ा, उसका जो शासनकाल था उसको आतंक का शासनशाह माना जाता। वो इतना अधिनायकवादी था, इतना तानाशाह था वो, कि वो जो कह देता वो करना अनिवार्य हो जाता था। मतलब फाइनल इज फाइनल, जो मैंने आदेश दे दिया वो होना ही है। तो डिक्टेटरशिप को बढ़ावा मिला। ऐसे एक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में तो हम एक दिन चैप्टर लेंगे भी, हमारी क्लास लेंगे पूरी, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अधिनायकवाद का उद्भव हुआ। ये नेपोलियन बोनापार्ट भी कहाँ से निकला था?
तो जो तृतीय वर्ग था उसमें जो क्रांतिकारी वर्ग का जनता थी, उन्हीं में से इस नेपोलियन बोनापार्ट की उत्पत्ति हुई थी। और इसने क्या करा था, अपने ही बल पे फ्रांस, अभी जो वर्तमान में जो फ्रांस का जो ढांचा नज़र आता है वो इस नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही रचित किया गया था। तो बेटा मैं ये समझती हूँ कि आपको अब तक ये फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस का जो बेसिक थी बातें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, क्यों हुई, लुई सॉल्वा कौन था, रानी कौन थी, दुर्ग क्या था, टेनिस कोर्ट क्या था, ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती है। बाकी आप याद जो करेंगे वो तो अपने उसी लैंग्वेज में करते हैं। तो मैं आपको एक इजी वे में आपको समझा रही हूँ कि क्या चीज़ है, इन शब्दों में क्या आना चाहिए। तो आपको ये जहाँ तक मेरी समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ। फिर भी कोई परेशानी हो तो जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे गूगल मीट पर या फिर जूम पर जब भी लेंगे तब हम लोग इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। और अभी आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो प्रश्न मैं देती हूँ आपको वो आपको करना अनिवार्य है। बुक्स आप लोग भी जल्दी से ले लीजिए। मुझे पता है मार्केट में कम अवेलेबल हो रही है बुक, तो आप लोग नेट पे सर्च करिए, क्योंकि मैं भी नेट से ही पढ़ रही हूँ और आप लोग भी नेट से सर्च करिए और अपनी स्टडी को करिए। हमारे पास भी बुकों का अभाव है, बुकें नहीं है अभी, पर आप जल्दी से बुक्स ले लीजिए। दैट्स ऑल बेटा, क्लास ओवर होती है, होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। ओके।